नमस्कार दोस्तों, आई के स्टेट में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सेट 1 का यानी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रकलित कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक कूलम आवेश कितना होता है, ये होता है, इसका उत्तर हो जाएगा 6.25 एंड 2 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। हम वाहनों में उत्तर दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी इसका ज्यादा वैल्यू हम क्यों देता है, ये ज्यादा उपयोग क्यों करते हैं। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। क्योंकि यह सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, और ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी गाड़ी के जो पीछे साइड जो लगा रहता है उत्तर दर्पण, तो कैसा प्रति इमेज बनाता है, छोटा प्रतिबिंब, ताकि जो भी उस एरिया का जो मतलब वस्तु दिखा रहा है उसका वस्तु की इमेज कैसा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। यानी जितना सा दर्पण है, जितना पीछे की दृष्टि है, दृश्य मतलब जितना दिखाने वाला चीज है सब शीशे में दिख जाएगा। ठीक है, अधिक होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ हो जाता है। जिससे क्या होता है, ड्राइवर जो पीछे की वस्तु जितना है सबको देखने में समर्थ हो जाता है, और अपने आप गाड़ी को क्या करता है, साइड दे देता है, ताकि जो भी आगे जाने वाले वस्तु है उसको गाड़ी जा सकता है, साइड दे देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो पहले तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। बोला विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये क्या करना है, उदाहरण देना है। तो देखिए, चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन की इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, इसमें क्या बोला, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभी जो ज्यादा वाला तत्व बढ़िया रहेगा उसको कमजोर वाला तत्व को मार के भगा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे देखते हैं इसको उदाहरण, तो जिंक प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए इसमें क्या है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व और जिंक ज्यादा है, तो कॉपर सल्फेट को लेके भाग जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर बेचारा देखते रह गया, वो लेके खराब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में होता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। तो उत्तर क्या बोल रहा है, आश्रित जल बिजली का संचालन नहीं करते, यानी आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। क्योंकि इसमें आयन नहीं होता, इसमें आयन ही नहीं होगा। ठीक है, जब वर्षा का पानी बिजली का संचालन करती है, जब वर्षा का जो पानी है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि इसमें घुले हुए लवण की उपस्थिति के कारण इसमें आयन होते हैं। क्योंकि उसमें जो घुले हुए लवण है उसके कारण क्या होता है, आयन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए पांचवा प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी हम जो भोजन करते हैं, भोजन में जो भोजन करते हैं उसको जो हम ग्रहण करते हैं उसके साथ बहुत सारा क्या होता है, जीवाणु आ जाता है। तो बहुत सारा जीवाणु क्या करता है, हमारे अम्ल जो है उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, छिड़क देता है, इस तरह करके छिड़क देता है। जो भी जीवाणु प्रवेश करेगा वो क्या किया, मर गया। ठीक है, नष्ट कर देता है तथा माध्यम को
अम्लीय बनाता है, उसको माध्यम को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता होता है। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है, सहायता होता है। चलिए कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो चलिए छठा प्रश्न पढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया और टलने में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और टलने में क्या अंतर है, इसको क्या लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा होती है, मेरुज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। इससे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके हम अपने सोच जो सोचते हैं इसके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित हो सकती है। ये टहलने की जो क्रिया है, जो हम टहलते हैं, उसको किसके द्वारा मन नियंत्रित कर सकता है, किसके द्वारा, मस्तिष्क द्वारा उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। हम इसे क्या कर सकते हैं, सोच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न सातवां प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, परितंत्र क्या है, इसके मुख्य घटक के नाम तथा उदाहरण बताइए। तो परितंत्र क्या है, इसके मुख्य घटक के क्या करना है, नाम बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं। प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति में जीव जो है विभिन्न समूह में रहते हैं, समुदाय के साथ रहते हैं। बहुत सारा ऐसा जीव, लाखों करोड़ों जीव है, और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। अन्योन्य क्रिया करते हैं। हम इसे परितंत्र कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। इसके मुख्य घटक दो हैं, इसके मुख्य दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का देखिए। सेक्शन बी का 8वां प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, ठीक है। तो हमें निकालना है, ठीक है। तो वायु में प्रकाश को देखिए कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांच की प्लेट में अपवर्तनांक कितना है, यानी n/1 दिया हुआ है 1.50, ठीक है। 1.50 होता है कांच की प्लेट का अपवर्तनांक, इसको याद रखना है, ठीक है। यानी कांच का। दूसरा है पहले माध्यम प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, यानी v1 हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड होता है। चल देखिए, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, v2 हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको क्या करना है, निकालना है, वाट, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक ऊपर लिखते हैं, ऊपर दिखाई नहीं देता होगा, नीचे ऊपर लिख देते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो देखिए दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, तो पहले माध्यम क्या दिया है, इसको v1 लिख देते हैं, और दूसरे माध्यम क्या दिया है, दूसरे माध्यम हमें v2 निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए इसको क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक n/1, ठीक है, ये लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे जो जो दिया हुआ है। तो ये दिया है 1.25 होता है, 1.50 इक्वल टू v1 कितना है 3 × 10⁻⁴। v2 में क्या करना है, v2 में निकालना है ना, v2 में निकालना है। तो देखिए इसको हम क्रॉस में ही गुना कर देता है, इधर से यह आ जाएगा v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड
और ये नीचे आ जाएगा 1.50। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो प्रश्न नंबर 9 क्या बोल रहा है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि की अपवर्तन दोष है, जिसमें कुछ मीटर निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं सुस्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नेत्र में यह दोष उत्पन्न होने का कारण प्रकाश की समांतर किरण पुंज आंख द्वारा अपवर्तन के बाद दृष्टि पटल पर न बनाकर उसके सामने की प्रतिबिंब बना देता है या बना देना। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति को दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट आ जाता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं, वैसा दोष जो है निकट की वस्तु क्या करते हैं, साफ साफ नहीं दे सकते लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसको निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखना। यानी इसको ठीक करने के लिए अवतल दर्पण का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका ठीक करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या बोला, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी क्रिया में क्या करना है, अंतर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी उत्पाद के साथ इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उत्पादन के साथ ऊष्मा का शोषण होगा। देखिए अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ क्या करना है उसको बताना। चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। तो समजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्रचाल पैरामीटर होता है। उदाहरण के लिए एल्कोहल एक समजातीय श्रेणी है जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक आते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सूत्र इसको याद रखना है, CnH2n+2 है। ठीक है, इसको याद रखना है समजातीय श्रेणी का। क्या क्या हो जाएगा इसका, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन, हेक्सेन ये सब आते हैं, आदि यौगिक है। इसका समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां यह रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमा है, उसको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं। ऑप्शन ए 1 नंबर लिखेंगे, अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। यानी अष्टक का सिद्धांत जो है किसने दिया था, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत जो है यह कैल्शियम ही तक लागू होता है। कहाँ तक, कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है,
कहाँ तक लागू होता है इस तरह करके, कैल्शियम तक। कहाँ तक, कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पूछ रहा है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। यानी इसमें क्या हो गया, क्योंकि कैल्शियम के प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता। दूसरा नंबर लिखेंगे, न्यूटन्स के कल्पना की थी। न्यूटन्स ने क्या कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है, लेकिन आधुनिक में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका मानना तो 56 तत्व विद्यमान है और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। इसने ये भविष्यवाणी बोल दिया था कि 56 ही तत्व है, इससे ज्यादा तत्व पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन 118 तत्व भी है, इससे ज्यादा भी अभी, ठीक है, खोज होते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, इसमें अंतर हमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए स्वपोषी क्या हो जाएगा, उत्तर पढ़ते हैं। स्वपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण मतलब जो स्वयं भोजन बनाता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो हरे पौधे हो जाएगा। हरे पौधे क्या करता है, वह अपने आप क्या करता है, भोजन का मतलब भोजन बनाते हैं, अपने आप क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की किरण के अपने आप क्या करता है, भोजन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा विषम पोषी क्या हो जाएगा, वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण व आंशिक रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, विषम पोषी या परपोषी कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, दूसरे पर आश्रित रहता है उसे क्या कहेंगे, विषम पोषी। जैसे हम लोग क्या है, दूसरे पर आश्रित है, खुद भोजन नहीं बना सकते हैं, दूसरे पर आश्रित है। तो गाय का दूध हो गया, चावल हो गया, चावल कहाँ से मिलता है, ये तो पौधे से मिलता है, ठीक है ना। तो ये दूसरे पर आश्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन क्या है, इस जनन में विपरीत लिंग वाला जीव द्वारा नर तथा मादा युग्म बनाते हैं, नर तथा मादा युग्मनक बनाते हैं, जिसके संकलन से युग्मनज बनता है। इसके संकलन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यह विकसित होकर नए जीव को जन्म देता है। यह विकसित होकर क्या करता है, नए जीव का जन्म देता है। उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में इस विधि से जन्म होता है, ठीक है। इस विधि से जन्म, जैसे मनुष्य हो गया, पुष्प हो गया, पादप हो गया, आदि हो गया, ठीक है। अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। इसमें क्या करेगा, एक ही जनक क्या करेगा, नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जन्म करता है। जैसे अमीबा, हाइड्रिया तथा ईस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, जन्म एक नए जीव को जन्म देता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ सी देखते हैं। सेक्शन सी में क्या हो जाएगा, सेक्शन सी यानी 15 प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यापक प्राप्त करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह प्रश्न ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 15 पर क्या बोल रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध के व्यापक प्राप्त करना है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यदि प्रथम प्रतिरोधी तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधी तार के प्रथम सिरे से एक दूसरे सिरे को तीसरे के प्रथम सिरे से जोड़कर परिपथ द्वारा पूरा किया गया हो तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम
संयोजन कहते हैं। अथवा अथवा कैसे लिख सकते हैं, विद्युत मोटर ऐसे युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसे युक्ति है तो विद्युत धारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। विद्युत मोटर कैसा है, युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा की किसी में यांत्रिक करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। सिद्धांत अब कैसे लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत क्या लिखेंगे, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। बनावट, ये बनावट कैसे लिखेंगे, देखिए बनावट, विद्युत मोटर में नाल चुंबक के दो ध्रुव के बीच धुरी के चारों ओर चालक तार की आयताकार कुंडली लिपटी रहती है। चालक तार का एक छड़ अर्धरिंग तथा दूसरे छड़ अर्धरिंग क्यू से जुड़ा रहता है। यह अर्धरिंग कुंडली में बहने वाली धारा की दिशा बदलने का कार्य करता है। तो देखिए ये सब विद्युत मोटर जोड़ा गया है, तो R1 R2 R3 प्रतिरोध जोड़ दिया, वोल्टेज V1 V2 V3 दिया हुआ है, और इसमें क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया है, स्विच भी लगा दिया है। ठीक है। अब इसके क्रियाविधि इसको लिखेंगे, क्रियाविधि क्या हो जाएगा, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी जब कुंडली में क्या करे, जो कुंडली है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की समांतर भुजाओं पर एक बल युग्म कार्य करता है। इसमें क्या करेगा, एक बल युग्म कार्य करता है जो एक दूसरे विपरीत होता है, जो एक दूसरे क्या होगा, विपरीत होते हैं। आधा घूमने के बाद अर्धरिंग और ब्रश द्वारा धारा की दिशा उलट जाती है, यानी अर्धरिंग और ब्रश द्वारा धारा की दिशा क्या होता है, उलट जाती है, क्योंकि अर्धरिंग P का संपर्क ब्रश Y से एवं अर्धरिंग Q का संपर्क ब्रश X हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदलती रहती है एवं कुंडली लगातार पूर्णन करती है। कुंडली लगातार घूर्णन करती है और मोटर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये घूरते रहती है और मोटर काम करना शुरू कर देता है। देखो इसमें दिया गया है, आप फिगर को देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर 16 नंबर बोल रहा है, विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। तो विद्युत मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर क्या होता है, यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या करता है, घुमाता रहता है। अब रचना देखिए क्या हो जाएगा कि विद्युत मोटर में तीन मुख्य भाग होते हैं। विद्युत मोटर में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला चुंबक क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय तथा ब्रूस। तो क्षेत्र चुंबक में क्या हो जाएगा, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S है, नॉर्थ और साउथ है। ठीक है। आर्मेचर क्या हो जाएगा, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र। देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा N और S। ठीक है, ABCD जो चुंबक के ध्रुव के NS के बीच घूमने में क्या है, स्वतंत्र है। विभक्त स्वतंत्र है। विभक्त वलय तथा ब्रूस में देखें, यह पीतल का एक छल्ला होता है। इसमें क्या होता है, पीतल का छल्ला होता है जो दो बराबर भागों में विभाजित होता है। देखिए इसमें दो पीतल का छल्ला है और दो क्या बराबर भागों में बांटा गया है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के साथ भाग से तथा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, इस भागों को पृथक प्रथम दो कार्बन के ब्रूस स्पर्श करते हैं। देखिए ये ब्रूस लगा दिया, विभक्त वलय है, ये बैटरी है। ठीक है, और ABCD से क्या कर दिया, जोड़ दिया नॉर्थ और साउथ से।
इन ब्रुशों के संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रुश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रुश से बाहर निकलती है। एक ब्रश से क्या करता है, प्रवेश करते है, दूसरे से क्या होता है, निकल जाता है। इसका क्रियाविधि अब लिखेंगे। क्रियाविधि में क्या लिखेंगे, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा घूमने लगती है। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कुंडली के साथ उसके सिरे पर लगे विभक्त वलय के साथ वलय के भाग में घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रुश से कुंडली से जुड़ा रहता है, अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती है। यहाँ तक लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा बड़ा निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करना है। संतुलित प्रश्न कर रहा है H2 प्लस N2 ये अमोनिया बनाता है HN3। तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले जिस तत्व का अधिक परमाणु संख्या उसी को संतुलित करना है। तो हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन क्या है 2 है, तो सब दोनों बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन 3 बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 3 के यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, तो यहाँ हमें 3 दूना 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, ये संतुलित हो गया। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BaCl2 प्लस Al2 SO4 होल 3, ये हो जाएगा AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, तो देखिए इसको संतुलित करने के लिए सबसे अधिक तत्व वाला परमाणु की संख्या देखना है। ठीक है, तो सबसे अधिक तत्व वाला परमाणु की संख्या कितना है, सबसे अधिक तत्व वाला परमाणु की संख्या, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। ये क्या हो गया, संतुलित होगा। सबसे अधिक तत्व वाला परमाणु की संख्या देखना है और इसको संतुलित कर देना है। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर बोल रहा है Fe प्लस H2 ये बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2। तो देखिए इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे अधिक वाला परमाणु तत्व वाला परमाणु देखेंगे, सबसे अधिक वाला कितना है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन 8 होना चाहिए कि इधर कितना हाइड्रोजन, उत्पाद और अभिकारक में परमाणु संख्या बराबर करना है। इधर उत्पाद हो गया और ये हो गया अभिकारक, तो अभिकारक, तो इसको उत्पाद और अभिकारक परमाणु संख्या संतुलित करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 दूना 8 है, हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 से 4 से गुना कर देंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन भी 4 हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ लोहा कितना है 3, यहाँ 3 से गुना कर दिया लोहा, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। डी नंबर देखिए, डी नंबर जो है, डी नंबर में क्या है, डी नंबर में H2O और इसको तोड़ दिया है H2 और ऑक्सीजन, जल को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर जल का निर्माण कर रहा है H2O। ठीक है, संतुलित करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 प्रश्न नंबर 18 पूरा मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र का चित्र नामांकित चित्र बना देंगे। ये नासिका हो गया, नथुने हो गया, वायु हो गया, ठीक है, श्वसन नली हो गया, फिर पसली हो गया, श्वसन नली फेफड़ा, मनुष्य का श्वसन तंत्र हो गया। अब देखिए चलिए इसको मिटाते हैं। प्रश्न नंबर 19 ये रहा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी शिशु जन्म से पूर्व उसके नर तथा मादा होने की भविष्यवाणी करने लिंग निर्धारण
कहलाता है। ठीक है, तो देखिए मैं ए नंबर में ऑप्शन मतलब पॉइंट ए में क्या लिखेंगे, महिला में 2 लिंग गुणसूत्र एक मादा प्रकार के होते हैं। यानी देखिए नर मादा में क्या हो जाएगा, मादा में एक्स गुणसूत्र होता है और नर में क्या होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। अगर मादा का एक्स और इसका नर का एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये लड़की का जन्म होगा, और एक्स मादा का एक्स और नर का वाई मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लड़का का जन्म होगा। ठीक है, तो ये लड़का का निर्माण होगा। तो देखिए दूसरा नंबर पढ़ते हैं, पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र विभिन्न होते हैं। पुरुषों में दोनों लिंग सूत्र क्या विभिन्न होता है, एक्स और वाई होता है, लेकिन महिला नर में यही होता है। 3 नंबर देखिए, पुरुष 2 प्रकार के गुणसूत्र बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के गुणसूत्राणु में शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरी प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होते हैं। एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। 4 नंबर में क्या है, महिलाएं एक ही प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करती है। देखिए एक्स से कर रहा है, एक प्रकार का अंडाणु उत्पन्न करता है, यानी एक्स गुणसूत्र होते हैं। 5 नंबर क्या लिखेंगे, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स युग्मन लड़की में विकसित होता है। देखिए एक्स मिलेगा तो लड़की बन जाएगा, एक्स वाई मिलेगा लड़का वही मिल रहा है। 6 नंबर देखिए, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निश्चित करता है तो एक्स वाई युग्मनज के लड़के में विकसित होता है। किसमें हो जाएगा, ये लड़का में विकसित हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।